हमारा काम है आपके लिए अच्छी और दिलचस्प कहानियों को समय समय पर लाना। इसलिए आप लोग भी अपना ज्यादा से ज्यादा प्रेम दिखाएं ताकि हम भी उतने ही जोश से आपके लिए अलग अलग तरह की कहानियां लाते रहे। अब देखिए हमारी बिल्कुल नई कहानी बिन बियाई नागिन माँ की। जौनपुर जिले में एक छोटा सा गांव था जो बिना बियाई माँ के गांव के नाम से बहुत प्रसिद्ध था। अक्सर लोग उस गांव में आने से बचते थे या सबको लगता था कि गांव को कोई ऐसा अभिशाप लगा है जिससे गांव में एक औरत के बिना शादी के माँ बनने की वजह से अब गांव अपवित्र हो गया है। पर उस अपवित्र गांव के पीछे एक पुरानी घटना थी। कुछ बरसों पहले उस गांव में रोहन और रोहन की माँ रेखा उसके ननिहाल रहने आए थे। रेखा की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी, इसलिए वो अपनी माँ के साथ अपनी नानी के पास रहने आ गया था। जा रोहन, एक बार बाहर जाके गांव का चक्कर लगा आ, ताकि कभी किसी चीज की जरूरत हो तो तुझे आइडिया लग जाए कि कौन सी जगह कहाँ है। हाँ माँ, ये तो एकदम ठीक बात है। मैं अभी पूरे गांव का चक्कर लगा आता हूँ। और रोहन पैदल ही गांव में घूमने निकलता है। घूमते घूमते वो अपने घर से बहुत दूर निकल आता है। भाई कुछ भी कहो, गांव की बात ही कुछ और है। कितनी ताजी हवा है यहाँ पर, कितना शांत है सब कुछ। तभी चलते हुए रोहन एक झोपड़ी के पास से गुजर रहा था। रोहन का जमीन पर बिल्कुल ध्यान नहीं था और उसका पाँव गोबर में पड़ गया। रोहन एकदम शहरी बाबू था। पाँव में गोबर लगने से वो बौखला उठा। ओह गॉड, इसलिए मैं गांव में नहीं आता। कितनी गंदगी है यहाँ पर। छी, मेरे सारे जूते खराब हो गए। अब मैं क्या करूं? तभी रोहन को एक लड़की की मीठी आवाज सुनाई देती है। साहब जी अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि गांव ऐसा गांव वैसा, और गोबर लगने से गांव बुरा हो गया क्या? रोहन को लड़की की आवाज बहुत अच्छी लगी। उसने पलटकर देखा तो लड़की एकदम देसी कपड़ों में खड़ी थी और चुनरी से उसने अपने चेहरे को छिपा रखा था। मगर रोहन उसकी कमर पर बने उस सुंदर फूल के टैटू की ओर देखता है। ये देख वो लड़की थोड़ा सहम कर अपनी कमर ढक लेती है। रोहन उसके पास उसका चेहरा देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, सामने से एक बैल दौड़ता हुआ रोहन की ओर आया। लड़की ने उसे देख लिया था, मगर रोहन ने बैल को नहीं देखा था। लड़की रोहन की ओर दौड़ी और उसे जोर से धक्का दिया, जिससे रोहन पीछे रखे गोबर के ढेर में जाकर गिरा और उसके पूरे शरीर पर गोबर ही गोबर फैल गया। बस फिर क्या, रोहन ये देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगा। कैसी बदतमीज लड़की हो तुम। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी बड़ी एलर्जी है इन सब से। और ये कपड़े जो तुम्हारी वजह से खराब हुए हैं ना, उसका क्या? कौन देगा इनके पैसे? तुम इस टूटी झोपड़ी के अलावा है ही क्या तुम्हारे पास? साहब जी मेरी बात तो सुनिए, वो बैल। पर लड़की की बात खत्म होने से पहले ही रोहन गुस्से से चला जाता है। लड़की भी उदास हो जाती है और अपनी झोपड़ी में जाकर अपना माटी का गुल्लक उठाती है और उसे तोड़ देती है। ये पैसे मैंने मेरी बकरी के बच्चे के लिए जोड़े थे, मगर कोई नहीं, पहले उस शहरी लड़के के कपड़ों के पैसे दे देती हूँ, मगर मैं उसे ढूंढूंगी कहाँ? रोहन भी तिलमिलाता हुआ घर वापस लौटता है। रेखा उसे ऐसे देखकर बहुत हंसती है। तो आखिर गांव का स्वाद तूने चख ही लिया बेटा। अरे नहीं रेखा, इसने तो गोबर का स्वाद भी चख लिया लगता है। पर आखिर ये सब हुआ कैसे मेरे मुन्ने? ये सब तो उस पागल गवार लड़की की वजह से हुआ है। ये भी कोई तरीका होता है गांव में मेहमान के साथ खेलने का? चल जाकर नहा ले और कपड़े खिड़की से बाहर फेंक देना, वरना इनमें बदबू आएगी। और रोहन ऐसा ही करता है और कपड़े खिड़की से बाहर फेंकता है। रोहन का घर काफी बड़ा था, इसलिए उसकी खिड़की एकदम पीछे जंगल की ओर खुलती थी। वहां से वही लड़की गुजर रही थी। उसके हाथ में एक नई जोड़ी कपड़े थे जो वो रोहन के लिए लेकर आई थी। तभी उसे खिड़की के नीचे गोबर से लिपे हुए कपड़े नजर आते हैं।
अरे, ये तो शहरी लड़के के ही लगते हैं। मैं बिना किसी को पता लगे इन्हें बदल देती हूँ। और लड़की रोहन के कपड़े उठाकर वहां चुपचाप साफ कपड़े रख देती है और चली जाती है। कुछ देर बाद रोहन जब नहा कर आता तो उसकी नजर खिड़की के नीचे रखे उन साफ कपड़ों की ओर पड़ती है। ये देख रोहन चौंक जाता है। अरे, ये इतने अच्छे कपड़े यहाँ कौन रख गया? और मेरे गंदे कपड़े कहाँ हैं? लगता है गांव वाले इतने भी बुरे नहीं हैं। शाम को रोहन की माँ रोहन को बाजार से नानी की दवाई लाने भेजती है। कल पैदल गया था तो गोबर में गिर गया था। अगर आज पैदल जाऊंगा तो जरूर कुएं में गिर जाऊंगा। ना बाबा ना, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। और इस बार रोहन अपनी गाड़ी लेकर जाता है। रोहन गाड़ी चला रहा होता है कि तभी सामने से वही लड़की अपनी साइकिल चला रही होती है और आकर रोहन की गाड़ी से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। रोहन फिर से गुस्सा होकर बाहर निकलता है और गुस्से से उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। पागल हो क्या तुम? अभी अगर तुम गाड़ी के नीचे आ जाती तो मर भी सकती थी। मुझे माफ कर दो साहब जी, अचानक से पता नहीं मैं कैसे टकरा गई। ये आवाज, ये तो कल वाली लड़की की आवाज है। तभी रोहन की नजर लड़की के टैटू पर पड़ती है। तुम तो कल वाली लड़की ही हो ना? तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हो यार? कभी गोबर में डालती हो तो आज तो मुझे जेल पहुंचाने का इरादा था तुम्हारा तो। तभी रोहन देखता है कि टक्कर लगने से रोहन की गाड़ी को नुकसान होता है। ये क्या? अब ये नुकसान और? मेरा पीछा छोड़ दो लड़की प्लीज, वरना। और रोहन उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है पर रुक जाता है और दोनों हाथ जोड़ लेता है। तब तक बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं। मुझे माफ करना साहब जी, माफ करना। और वहां से रोती हुई अपनी साइकिल उठाकर ले जाती है। तभी गांव वाले रोहन को शांत करते हैं। बेटा क्या बात हुई, हमें बताओ। और रोहन उन्हें सारी बात बताता है। और कल भी इस बेवकूफ लड़की ने पता नहीं क्यों वैसा किया। कौन वो लड़की? वो तो मंजरी है, बड़ी प्यारी बच्ची है, सबकी कुछ न कुछ मदद करने में लगी ही रहती है। जरूर उस बेचारी ने किसी वजह से ऐसा किया होगा। बेचारी बिना माँ बाप की बच्ची है ना, तो सब गलत समझते हैं। माफ करना बेटा। रोहन को उनकी बात सुनकर मंजरी के लिए दया आ गई और रोहन दवाई लेकर घर लौट जाता है। लौटते हुए रात हो जाती है। रोहन देखता है कि उसकी माँ घर पर नहीं थी। नानी माँ कहाँ गई हैं? वो भी इतनी रात को? पता नहीं बेटा, आती ही होगी। तू तब तक कमरे में आराम कर ले। और रोहन अपने कमरे में चला जाता है और खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। तभी उसे जंगल के अंदर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। रोहन और जोर लगाकर देखता है तो वो उसकी अपनी माँ ही होती है। माँ? ये तो माँ है, पर ये इतनी रात को जंगल के अंदर अकेले क्या करने गई थी? रोहन की माँ एक काली शॉल ओढ़े सबसे छिपकर वापस आ ही रही थी कि तभी वो दरवाजे पर रोहन को खड़ा देख सहम गई। रोहन बेटा, तू आ गया वापस? आप जंगल में क्या करने गई थी माँ? वो मैंने माँ के लिए मन्नत मांगी थी तो जंगल में एक पुराना मंदिर है, वहीं गई थी। ठीक है माँ, मैं थक गया हूँ, सोने जाता हूँ। और रोहन बिना खाना खाए ही कमरे में आ जाता है और बिस्तर पर लेटकर मंजरी के बारे में सोचने लगता है। मैं भी कितना पागल हूँ, ऐसी बात के लिए उस बेचारी लड़की को इतना सुना दिया था। कितनी तो प्यारी थी वो, उसकी मीठी आवाज, उसकी कमर का वो टैटू। रोहन आंख बंद कर मंजरी को याद करने लगता है। तभी रोहन को खिड़की के बाहर खड़ी उसकी गाड़ी के पास किसी लड़की की काली परछाई आती है और गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। वो परछाई देखते ही देखते नागिन रूप में बदल जाती है और अपनी आंखों से गाड़ी पर लाल रोशनी फेंकती है, जिससे गाड़ी के निशान ठीक होने लगते हैं। तभी नागिन उछलकर गाड़ी के ऊपर बैठ जाती है, मगर जैसे ही वो गाड़ी को छूती है गाड़ी का अलार्म बज जाता है और रोहन की आंख खुल जाती है। अरे, इतनी रात को मेरी गाड़ी के पास कौन है? नागिन अलार्म की आवाज सुनकर डर जाती है। रोहन भी बाहर आकर देखता है तो वहां कोई नहीं था, ना ही उसे वो नागिन दिखाई देती है। तभी रोहन गाड़ी खोलकर अंदर चेक करता है और रोहन जैसे ही गाड़ी का गेट खोलता है उसके पांव डर से कांपने लग जाते हैं। ये क्या है?
रोहन देखता है कि उसकी गाड़ी के फ्रंट सीट पर एक बहुत विशाल काली नागिन अपना फन फैलाकर बैठी हुई थी। ये देख रोहन बेहोश हो जाता है। अब देखिए आगे की कहानी में कि आखिर उस गांव की गोरी और शहरी बाबू के बीच प्यार का फूल कैसे खिलेगा और आखिर ये काली नागिन रोहन की जिंदगी में क्या करने आई है। कहानी के सारे दिलचस्प भाग लगातार देखने के लिए लगातार जुड़े रहे बिन बियाई नागिन माँ की कहानी के साथ ओनली ऑन लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि हमारे इस नई कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जिसमें रोहन और रेखा रहने आते हैं। तभी रोहन की मुलाकात गांव की एक लड़की से होती है और उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं हो जाती है, मगर फिर भी रोहन को वो लड़की अच्छी लगती है। तभी कहानी में एक नागिन की एंट्री होती है। अब देखिए आगे की कहानी ओनली लव सिटी के साथ। रोहन अपनी गाड़ी में नागिन को देखकर बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होते ही नागिन जंगल की ओर चली जाती है और वापस लड़की की परछाई में बदलकर दूर खड़ी होकर रोहन को देखती है और अपने हाथ से एक शक्ति निकालकर रोहन की ओर फेंकती है, जिससे रोहन को तुरंत ही होश आ जाता है और वो उठकर देखता है कि गाड़ी में कोई सांप नहीं था। शायद वो मेरा कोई वहम होगा। और रोहन सोने चला जाता है। अगले दिन रोहन की माँ रेखा अपनी माँ से पूछती है, माँ मुझे मंदिर भी जाना होता है और घर में बहुत सारा काम होता है, तो अगर मैं घर के काम के लिए किसी को रख लूं तो? अरे ये तो अच्छा विचार है। तू भी आखिर कितनी सेवा करेगी मेरी, मैं उससे थोड़ी सेवा करवा लूंगी। मैं अभी किसी को ऐसी लड़की ढूंढने के लिए कहती हूँ। और कुछ देर में घूंघट किए एक लड़की औरत के साथ रोहन के घर आ जाती है। लड़की और कोई नहीं बल्कि मंजरी ही थी। ले रेखा, लड़की बहुत सीधी और काम करने वाली है, ऐसे भी काम की तलाश में थी। मैंने सोचा किसी गरीब का भला हो, मुझे और क्या चाहिए। क्या क्या आता है तुम्हें, और तुमने ये घूंघट क्यों निकाल रखा है? वो माँ जी, हमारे गांव में सब चेहरा ढक के ही रखते हैं। अच्छा, कोई नहीं, चलो अब काम पर लग जाओ। मुझे क्या पता था काकी मुझे काम का नाम लेकर उसी शहरी बाबू के घर ले आएगी। अब अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरी बकरियों को कैसे पालूंगी, और अगर काम किया तो वो शहरी लड़का मुझे जान से मार डालेगा। तभी मंजरी जोर से बोलती है, हाय दैया, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ लड़की, तुम चीखी क्यों? नहीं माँ जी, वो मैंने इतना बड़ा घर नहीं देखा था ना कभी, तो बस घर देखकर मैं थोड़ा डर गई। रेखा और उसकी माँ हंसती है। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, ऊपर मेरे बेटे का कमरा है, पहले उसको ठीक कर दो, तब तक मैं किचन में खाने की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी, मुझे अपना चेहरा अच्छे से ढकना होगा। और मंजरी रोहन के कमरे में चली जाती है। रोहन तब बाथरूम में नहा रहा था। मंजरी रोहन के कमरे की सफाई करने लगती है। तभी उसे बिस्तर के पास रखी कुछ दवाइयाँ रखी दिखाई देती है। लगता है ये उसकी एलर्जी की ही दवाइयाँ होंगी। मंजरी दवाइयाँ रख कर फिर से सफाई करने लग जाती है। अरे ये किताबें कितनी फैली हुई है, पहले इन्हें ठीक कर देती हूँ। और मंजरी एक टेबल लेकर उस पर चढ़कर किताबें सही करने लग जाती है। अचानक से रोहन के बाथरूम का दरवाजा खुलता है और रोहन बिना शर्ट पहने ही बाहर आता है। मंजरी घूंघट में से रोहन को देख लेती है और रोहन मंजरी को, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मेरे कमरे में एक लड़की है। और रोहन फटाफट कपड़े पहन लेता है। तभी मंजरी की नजर रोहन की पीठ पर पड़ती है, जहाँ ढेर सारे लाल दाने हो रखे थे। मंजरी देखती है कि रोहन मंजरी की ही दी हुई शर्ट ही पहनता है। रोहन कपड़े पहनकर मंजरी के पास जाता है। मंजरी ये देख खुश हो जाती है। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? साहब जी, मैं यहाँ सफाई करने आई थी, माँ जी ने मुझे यहाँ काम पर रखा है। ये आवाज ये तो मैंने सुनी है। तुम वही हो ना, मुझे गोबर में गिराने वाली लड़की?
ये सुनते ही मंजरी तुरंत अपना चेहरा सही से ढक लेती है और रोहन की बात पर ध्यान दिए बिना ही काम करने लग जाती है। तभी कमर पे से उसका पल्लू हट जाता है और रोहन का उसका टैटू नजर आता है और रोहन बिना कुछ सोचे मंजरी के कमर पे हाथ रख देता है, जिससे मंजरी हड़बड़ा जाती है और उसका टेबल पर से पांव फिसल जाता है। वो जैसे ही नीचे गिरने लगती है, रोहन उसे अपनी बाहों में जाकर लेता है और मंजरी के चेहरे से घूंघट हट जाता है। मंजरी और रोहन के नजरें मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रोहन मंजरी को निहारता रहता है। मंजरी बहुत सुंदर थी। रोहन ने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कहीं नहीं देखी थी। रोहन हाथ से मंजरी के बालों को साइड करता है और फिर उसकी कमर सहलाता है। नाइस टैटू मैडम। मंजरी रोहन के छूते ही मुस्कुरा देती है और दोनों सीधे खड़े हो जाते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है मिस तूफान गर्ल? क्या तूफान? हाँ, कभी गाड़ी के नीचे खोदा जाती हो तो कभी मुझे गोबर के अंदर फेंक देती हो और अब तो मेरे कमरे में घुस आई हो। साहब जी, वो तो माँ जी ने कहा था। अरे बाबा जस्ट चिल, मैं बस मजाक कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ ही बाहर घूमूंगा। दोनों मुस्कुराते हैं। अरे वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मंजरी है साहब जी। तो आज से हम दोनों दोस्त हुए, इसलिए नो साहब जी, मुझे बस रोहन बुलाओ। और रोहन मंजरी से हाथ मिलाता है। मंजरी, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? मंजरी घबरा कर तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेती है। रोहन, ये तुम्हारी पीठ पर लाल दाने किस चीज के हैं? अरे मुझे धूल मिट्टी से दिक्कत है तो बस। मंजरी को अपनी भूल समझ आती है और वो वहां से चली जाती है और बाकी काम खत्म करके घर लौट जाती है। मेरी वजह से वो शहरी लड़का कितना परेशान हो रहा है। क्या जरूरत थी तुझे उसे धक्का मारने की, पागल लड़की। और मंजरी घर लौटकर रात होने का इंतजार करती हुई रोहन के बारे में ही सोचते हुए सो जाती है। उधर रोहन के घर में रात होने के बाद रोहन की माँ फिर से एक कपड़े से ढकी हुई थाल लेकर जंगल के अंदर जाती है। रेखा इधर उधर देखती है, मुझे कोई देख तो नहीं रहा है ना? और वो चुपचाप घने जंगल के अंदर चली जाती है। रोहन भी अपने कमरे में सो रहा था। तभी रोहन की खिड़की के अंदर वही काली रात वाली एक काली परछाई आती है और रोहन को देखकर हंसती है। हा 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 हा, तो राजा बाबू सो रहा है, देखो तो कितना मासूम लग रहा है ये। और तभी लड़की अपनी आंखों के अंदर से वो लाल रोशनी निकालकर रोहन की टी शर्ट फाड़ देती है, जिससे रोहन के पीठ के लाल दाने दिखाई देने लग जाते हैं और फिर वो परछाई उस बड़ी विशाल काली नागिन में बदल जाती है और रोहन के बगल में बैठकर उसके दानों को अपनी जीभ से छूने लगती है। जैसे ही वो रोहन को छूती है, रोहन की आंखें खुल जाती है और वो अपने बगल में फिर से नागिन को देखकर बहुत घबरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज भी रुक जाती है। रोहन, डरो नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, इधर आओ मेरे पास। ओ माय गॉड, मम्मी ये सांप तो बोलता भी है। और रोहन अपने कमरे से भाग जाता है। तब तक रेखा भी वापस आ चुकी थी। रोहन रेखा के पास जाता है। माँ, मेरे कमरे में सांप है, देखो उसने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं। रेखा रोहन के साथ जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। रोहन रेखा को पूरी बात बताता है और रोहन फिर से सो जाता है। अगले दिन मंजरी फिर से काम पर आ जाती है, मगर आज उसके हाथ में एक कटोरी थी जिसमें वो रोहन की एलर्जी के लिए लेप बनाकर लाई थी और दूसरे हाथ में एक बैग था जिसमें रोहन के कपड़े थे, जिसे मंजरी ने धोकर एकदम साफ कर दिया था। कोई मुझे देख ले उससे पहले ही जाकर ये रोहन के कमरे में रख देती हूँ। और मंजरी रोहन के कमरे में दोनों चीजें रखकर जैसे ही जाने लगती है, तभी रोहन पीछे से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। ये चोरों की तरह कहाँ जा रही हो डार्लिंग? मुझे छोड़ दो रोहन, माँ जी देख लेगी। देखने दो, मैं नहीं डरता। मेरी नौकरी चली जाएगी। जाने दो, मैं तुम्हें अपने पास ही रख लूंगा। मेरी सांसें तेज हो रही है रोहन, और हाथ में भी दर्द हो रहा है। रोहन मंजरी का हाथ छोड़ देता है। तभी रोहन जाकर मंजरी के लाए हुए लेप को देखता है।
ये क्या है? इस लेप से तुम्हारे ये लाल दाने ठीक हो जाएंगे। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा जी, तो फिर तुमने मुझे धक्का मारा ही क्यों था उस दिन, जो अब तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? अगर मैं नहीं मारती तो उस दिन तुम्हें वो बैल मार देता। और मंजरी रोहन को सारी बात बताती है। और देखो मैं कितना मूर्ख था, जो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। और ये कपड़े, ये तुम्हारे पास कैसे आए? मंजरी रोहन को उस दिन की बात भी बताती है। और फिर मैंने वहाँ नए कपड़े रख दिए थे। ये सुन रोहन की आंखों में पानी आ जाता है और वो मंजरी को गले लगा लेता है। गांव वाले एकदम सही कहते हैं, मंजरी तुम सबके लिए बहुत कुछ करती हो। मंजरी भी रोहन को गले लगा लेती है। अच्छा, अब जब लेप लेकर ही आई हो तो लगा भी दो। पर मैं कैसे? और रोहन बिस्तर पर लेट जाता है और मंजरी शर्माते हुए रोहन को लेप लगाती है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है मंजरी। एक गुफा में बैठा तांत्रिक ये सब अपने पानी के पात्र में देख रहा था। हा 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 हा, होनी को कौन टाल सकता है? बहुत जल्द ही कयामत अपने आप आने वाली है। हा 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 हा। मंजरी 2 दिन से मुझसे मिलने पता है कौन आ रहा है? कौन? एक नागिन। और पता है कल तो उसने मुझसे बातें भी की थी। अच्छा, क्या क्या बोली वो? वो कुछ खास नहीं, मगर उसकी आवाज बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही थी। कहीं तुम ही तो नहीं हो वो नागिन? ये सुनते ही मंजरी चौंक जाती है और उसके हाथ से कटोरी छूटकर नीचे गिर जाती है। मंजरी के हाथ से लेप छूटकर गिर जाता है। ये देख रोहन को हंसी आ जाती है। अरे मंजरी चिल बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था बस। अब मुझे चलना चाहिए और भी काम करना है। मंजरी हड़बड़ा कर उठती है और जाने लगती है। अजीब है, इसे क्या हो गया है? मंजरी सारे काम निपटा कर घर वापस जा ही रही होती है कि तभी उसे जंगल में से एक बिल्ली के बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो मंजरी उस आवाज के पीछे जाने लगती है। मंजरी वहाँ जो देखती है वो बहुत ही डरावना मंजर था। मंजरी देखती है कि एक छोटे से बिल्ली के बच्चे के चारों ओर ढेर सारे काले बड़े सांप फन फैलाकर खड़े हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी मंजरी बगल में देखती है तो वहाँ एक बिल्ली मरी हुई थी। बिल्ली का बच्चा उन सांप से डर कर रो रहा था। लगता है इन सब ने इसकी माँ को मार डाला है। जैसे ही वो सभी सांप उस बच्चे के ऊपर हमला करने वाले थे तभी मंजरी चिल्लाती है, रुक जाओ तुम सब। और मंजरी की आवाज सुनकर सब रुक जाते हैं और आसमान में जोरदार बिजली चमकती है। आप यहाँ कैसे? क्रोध से मंजरी की आंखों का रंग बदल जाता है और चेहरे पर डरावनी नागिन की परछाई आ जाती है। मंजरी एक विशाल नागिन के रूप में आ जाती है और अपना आकार बड़ा कर लेती है और जीभ से एक जोरदार फूंकार मारती है, जिससे सभी सांप डरकर वहां से जाने लगते हैं। इतनी बड़ी नागिन को देख वो बिल्ली का बच्चा भी डर जाता है और अपनी माँ के शरीर के पीछे छुप जाता है। ये देख मंजरी सांप से अपने नागिन रूप में आ जाती है और बिल्ली के बच्चे को अपने पास बुलाती है। बिल्ली का बच्चा मंजरी के गोद में आ जाता है और वो खुशी से बिल्ली को चूम लेती है। तभी मंजरी को ऐसा लगता है कि पेड़ के पीछे से छिपकर उसे कोई देख रहा है। मंजरी इधर उधर देखती है मगर उसे कोई भी नजर नहीं आता। शायद ये मेरा वहम होगा। अच्छा नन्ही बच्ची, तू यहाँ अकेले क्या करेगी? तू भी मेरे साथ चल। आज से तेरा नाम म्याऊ हुआ। और मंजरी म्याऊ के साथ सामान्य कपड़ों में आकर गांव की ओर निकल पड़ती है। मगर सच में कोई मंजरी को छिप कर देख रहा था। मगर आखिर कौन था वहाँ? मंजरी म्याऊ के साथ घर आ जाती है और बैठे हुए रोहन को याद कर मुस्कुराती है। तभी वहाँ मंजरी की ही परछाई आ जाती है। रुक जा मंजरी, ये सब मत सोच। जिस दिन रोहन को पता चलेगा कि तू एक नागिन है तो वो तुझसे डरेगा। भूल गई क्या उस रात वो कैसे डर गया था? और मंजरी याद करती है कि वो ही रोहन की गाड़ी के पास गई थी और नागिन बने हुए रोहन ने उसको ही देखा था। और उस रात जब तो उसके कमरे में गई थी तब क्या हुआ था? पर उस रात तो मैं बस उसके पीठ को अपनी शक्तियों से ठीक करने गई थी, मगर उसकी नींद खुल गई थी।
शायद तुम ठीक कह रहे हो, मेरे और रोहन की जिंदगी अलग है। मंजरी उदास होकर सो जाती है और अगले दिन रोहन के घर काम पर चली जाती है। आज मैं रोहन से थोड़ा दूर ही रहूंगी। और मंजरी बाकी कामों में लग जाती है। तभी रोहन उसके पास आता है। हाय मंजरी। मंजरी रोहन से मुंह फेर लेती है, मगर रोहन बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, पर मंजरी दूसरी जगह चली जाती है और रोहन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। क्या हुआ मंजरी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? और रोहन मंजरी का हाथ पकड़कर अपने करीब लाता है। मंजरी रोहन के करीब नहीं होना चाहती थी। तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो मंजरी, गांव की गौरी हो तुम। तभी रोहन फिर से मंजरी के कमर पर अपना हाथ रखता है, मगर मंजरी को तेज गुस्सा आता है और वो रोहन को जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या रोहन? मुझे कोई बात नहीं करनी है। रोहन को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद मंजरी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे रोहन के पास जाना चाहिए। और मंजरी रोहन के पास जाती है, मगर रोहन उससे नाराज रहता है। रोहन, माफ कर दो ना मुझे। अच्छा बाबा, शहरी स्टाइल में सॉरी। मंजरी दोनों कान पकड़ लेती है। रोहन ये देख मुस्कुरा देता है। क्या हुआ था तुम्हें? ऐसे चिढ़ क्यों रही थी तुम? रोहन, मुझे हमारी ये दोस्ती कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसी बात करोगी तो मैं तुमसे फिर से नाराज हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब मुंह मत फुलाओ। ऐसे नहीं मानूंगा, पहले तुम मुझे गांव की सबसे सुंदर जगह लेकर जाओ। और मंजरी और रोहन घूमने चले जाते हैं। मंजरी रोहन को जंगल की दूसरी ओर जो नदी थी वहाँ ले जाती है। रोहन उस नदी को देखता ही रह जाता है। मंजरी, ये तो जन्नत है, मुझे यहीं बैठना है। और दोनों वहीं बैठ जाते हैं। तभी मंजरी को मस्ती सूझती है और वो नदी का पानी रोहन के ऊपर फेंकने लग जाती है। रोहन भी मंजरी के साथ पानी से खेलने लग जाता है। दोनों खूब मस्ती करते हुए एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। मंजरी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। रोहन, मेरे भी धड़कनें बढ़ रही है। तभी मंजरी के चेहरे से गिरती पानी की बूंद जैसे ही गालों पर आती है, रोहन उसे चूम लेता है। मंजरी ये देख शर्मा जाती है और रोहन को धक्का मार भागने लगती है। रोहन भी मंजरी के पीछे भागने लगता है। चारों ओर दोनों की हंसी और आवाज गूंजने लगती है। शाम होने पर दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब मुझे लगता है कि रोहन को मेरे नागिन होने की बात से फर्क नहीं पड़ता। तभी म्याऊ भी मंजरी के पास आ जाती है। ओ मेरी म्याऊ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। तभी मंजरी को लगता है कि कोई छिपकर उसे देख रहा है। कौन है? कौन है वहाँ? सामने क्यों नहीं आते हो? तभी काली शॉल में कोई वहाँ से निकलकर जंगल की ओर भागता है। ये देख मंजरी को गुस्सा आ जाता है और वो भी उसका पीछा करते हुए जंगल की ओर भागती है, मगर उसे कोई नहीं मिलता। मंजरी वापस आ जाती है। अगले दिन मंजरी रोहन के घर जाती है। आज तो मैं मंजरी से कहकर ही रहूंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। रोहन जैसे ही पलटता है, देखता है कि मंजरी उसके ठीक पीछे खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। मंजरी, तुम? बकरी क्यों बन रहे हो? मैं ही होंगी, और कौन होगा? तुमने सब सुन लिया क्या? हाँ, सब कुछ। और शर्मा कर खिड़की के पास आ जाती है। तभी खिड़की में से म्याऊ मंजरी पर से कूदकर रोहन के ऊपर चढ़ जाती है। अरे ये बिल्ली, क्या ये कैसे आ गई? अरे म्याऊ, मेरी नटखट बच्ची, तू मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। रोहन, ये मेरी पालतू बिल्ली है, म्याऊ। अरे वाह, तुमसे तो जानवर भी बड़ा प्यार करते हैं। जानवर भी मतलब? और कौन करता है? बदमाश कहीं की। इधर आओ तुम्हें मैं बताता हूँ। और रोहन मंजरी को गोद में उठाकर बिस्तर पर कूदता है, जिससे पलंग टूट जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए हंसते हैं। ओ मेरे रोहन, बहुत प्यारे हो तुम। रोहन मंजरी के बालों को हटाकर उसकी गालों को सहलाते हुए बस चूमने ही वाला होता है कि तभी वहाँ रेखा आ जाती है। बेशरम लड़की, ये सब क्या कर रही हो तुम? माँ, वो ये तो बस। तो चुप कर एकदम। रेखा मंजरी का हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जाने लगती है। तभी रोहन बीच में आ जाता है। माँ, मेरी बात तो सुनो। मैं और मंजरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
क्या? एक नौकरानी से प्यार? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं माँ, मेरा दिमाग एकदम ठीक है और ये कोई नौकरानी नहीं है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मंजरी ये सुनकर रोने लग जाती है। बेटा, तू वैसी लड़कियों को नहीं जानता। इसने तुझे फंसाया है। मैं कभी भी इसे अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी। अच्छा ये बात है माँ, तो फिर मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। जहाँ मेरी मंजरी नहीं वहाँ मैं भी नहीं। नहीं रोहन, ऐसा मत करो। मेरी वजह से माँ जी का साथ मत छोड़ो। चलो मंजरी, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। और रोहन मंजरी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाता है। रोहन, अब हम कहाँ रहेंगे? मेरे पास तो बस एक छोटी सी झोपड़ी ही है। और दोनों मंजरी की झोपड़ी में चले जाते हैं। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और झोपड़ी की छत टपकने लगती है। मंजरी और रोहन दोनों ही भीग जाते हैं। मंजरी की भीगी साड़ी रोहन को उसकी ओर अट्रैक्ट करने लगती है। तभी रोहन हाथ खींचकर मंजरी को अपने करीब ले आता है और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ रोहन, मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मंजरी। तभी म्याऊ उछलकर दोनों के सिर पर आकर बैठ जाती है। हाँ मेरी बिटिया, हम तुझसे भी प्यार करते हैं। और दोनों हंसते हुए बिस्तर पर बैठ जाते हैं। मंजरी तुम भीग गई हो, अपने कपड़े बदल लो वरना बीमार हो जाओगी। और मंजरी एक छोटी ड्रेस पहन लेती है जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। मंजरी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ। ये सुन मंजरी मुस्कुरा देती है और रोहन मंजरी के गालों को चूम लेता है। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है और म्याऊ झोपड़ी से बाहर आ जाती है। आई लव यू मंजरी। अब देखिए अगले भाग में कि एक नागिन से प्यार करना क्या भारी पड़ेगा रोहन को, या इस प्यार के बाद मंजरी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब देखिए बिन बियाई नागिन माँ की आगे की कहानी ओनली ऑन लव सिटी। रोहन और मंजरी उस झोपड़ी में सो रहे थे कि तभी मंजरी चुपचाप उठती है और बाहर आकर म्याऊ के सिर पर हाथ फेरती है। और मंजरी इधर उधर देखकर नागिन के कपड़ों में आकर जंगल की ओर चली जाती है, मगर छिपकर फिर से कोई मंजरी को देख रहा था। मंजरी के जंगल में जाने के बाद झोपड़ी में अचानक से रेखा आ जाती है और रोहन को उठाती है। अरे माँ, आप इस वक्त यहाँ कैसे? मेरे साथ चल, तुझे कुछ दिखाना है। और रेखा रोहन का हाथ पकड़कर उसे जंगल की ओर ले जाती है। माँ, मगर हम वहाँ जा क्यों रहे हैं? बस 1 मिनट रुक जा और चुपचाप खड़े होकर देखना वो सब जिसके लिए मैं तुझे यहाँ लाई हूँ। और रेखा और रोहन जंगल में एक जगह जाकर रुक जाते हैं। तभी रोहन देखता है कि सामने मंजरी खड़ी होती है। अरे माँ, ये तो मंजरी है। आप इसे दिखाने मुझे यहाँ लाई हो। चलो इसे घर ले चलते हैं, बारिश में भीगने से बीमार पड़ जाएगी। बस चुप करके यहाँ खड़ा रहे और देख तेरी मंजरी का असली सच। और रोहन देखता है कि मंजरी बारिश में नृत्य करते हुए बहुत सुंदर लग रही थी। आखिर रोहन मेरा हो ही गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। और तभी मंजरी नागिन रूप में आ जाती है और लहरा लहरा कर नाचने लगती है। ये देख रोहन को जोरदार झटका लगता है। ये सब क्या है? देखा तेरी मंजरी का सच। बेटा, ये वही नागिन है जो तेरे पीछे पड़ी थी। तेरी नानी बता रही थी कि ये नागिन तेरे जैसे और भी कई लड़कों को अपने जाल में फंसा चुकी है और फिर उन्हें निगल गई। रोहन बहुत डर जाता है। मगर माँ, मैं मंजरी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे एक बार उससे बात करनी है। रोहन बेटा, अभी तू चल यहाँ से जल्दी। अगर इस नागिन को पता चल गया तो ये हम दोनों को यहीं खा जाएगी। हमें इसे पता लगे बिना ही यहाँ से भागना होगा। और रोहन उदास मन से रेखा के साथ उसके घर लौट जाता है। उधर मंजरी को कुछ भी पता नहीं था, वो तो बस खुशी से झूम रही थी। बेटा, अपना सामान पैक कर ले, मैं भी काम निपटा लेती हूँ अपने। और रेखा अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलती है और उसमें से काली शॉल निकालती है और उसे देखकर बहुत हंसती है। हाँ नागिन, वो मैं ही थी जो हर कदम छिपकर तुझे देख रही थी। रोहन उदास होकर अपना सामान पैक करता रहता है। मंजरी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा,
तुम एक धोखेबाज नागिन निकली। और रोहन और रेखा नानी को साथ लेकर गाड़ी लेकर हमेशा के लिए निकल जाते हैं। मंजरी जंगल से वापस आकर देखती है तो रोहन को झोपड़ी में नहीं पाती है। ये क्या, रोहन तो यहीं सो रहा था, जरूर कुछ लेने गया होगा। और मंजरी बैठकर रोहन का इंतजार करने लगती है, मगर रोहन नहीं लौटता। 2 दिन तक मंजरी वहीं बैठी रहती है। ये रोहन अभी तक आया क्यों नहीं? और मंजरी खुद जाकर उसके घर पर देखती है तो घर पर कोई नहीं होता और घर एकदम खाली होता है। ये देख मंजरी को सदमा पहुंचता है। क्या, रोहन तो मुझे छोड़कर चला गया? ऐसा क्यों किया रोहन तुमने? मंजरी गांव वालों से पूछती है। काका, वो शहरी मेम साहब और साहब कहाँ गए? वो तो बिटिया 2 दिन पहले ही शहर वापस लौट गए। ये देख मंजरी की सारी उम्मीद टूट जाती है। इसका मतलब रोहन ने मेरा इस्तेमाल किया। और मंजरी रोते हुए वापस अपने घर लौट जाती है। ऐसे ही दुख में समय बीत जाता है। धीरे धीरे मंजरी मोटी होने लगती है। अरे ये क्या, मैं इतनी मोटी कैसे हो रही हूँ? मंजरी ध्यान नहीं देती, मगर 4 महीने बाद मंजरी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। मंजरी जैसे ही घर से निकलती, गांव वाले मंजरी को घूर कर देखते। अरे ये लड़की तो माँ बनने वाली है, मगर इसका बाप कौन है? हे राम, हमारे पवित्र गांव में ऐसा अनर्थ, एक बिन ब्याही माँ इस गांव में नहीं रह सकती। और सब मिलकर मंजरी को मारकर गांव के बाहर निकाल देते हैं। मंजरी पेट में अपना बच्चा लिए म्याऊ के साथ गांव के बाहर जंगल में रहने लगती है। बहुत मुश्किलों से गुजर रहे थे मंजरी के दिन। रोहन को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था। रोहन अक्सर अपने कमरे में ही रहता था, ना ही किसी से बात करता और ना ही बाहर आता। रोहन खिड़की के पास खड़ा था कि तभी रेखा वहां आती है। बेटा, 5 महीने बीत गए, अब तो खुश रहने लग जा। कब तक उस जहरीली नागिन के गम में डूबा रहेगा? अब तक तो उसने ना जाने कितनों को फंसा लिया होगा। रोहन ये सुनकर रोने लग जाता है और रेखा उसे गले लगा लेती है और वहां से चली जाती है। रेखा तभी एक संदेश भेजती है। मुझे लगता है कि खेत में फसल उगनी शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द पक भी जाएगी, तो तुम जाकर उसे काट डालना और फिर हम दुनिया पर राज करेंगे। जंगल की गुफा से आवाज आती है। ठीक है। मंजरी भी अपने दिन काट ही रही थी। रोहन की यादों ने उसे तोड़ दिया था। मंजरी नदी के पास बैठी होती है और अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करती है। क्या हुआ अगर तेरे पापा तुझे छोड़ कर गए तो? मगर मैं तो हूँ ना, और तेरी माँ हमेशा तुझे हर मुश्किल से बचाएगी। तभी पेड़ के पीछे से एक तांत्रिक नागिन को देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक से म्याऊ कूदकर मंजरी पर बैठ जाती है। उदास मत हो ना मंजरी, तुम बहुत अच्छी हो, आ जाओ खेलते हैं। ये क्या, तुम बोल सकती हो? तो फिर इतने दिनों से बोली क्यों नहीं? हा, मैं तो तुम्हारी ही भाषा सीख रही थी बस। और म्याऊ और मंजरी दोनों पानी से खूब खेलते हैं। धीरे धीरे म्याऊ ही मंजरी का ध्यान रखने लगी। म्याऊ मंजरी के लिए ताजा फल लाती और दूध भी लाती। फिर वो दिन आ गया जब मंजरी को बच्चा होने वाला था। मंजरी दर्द में बहुत चीख रही थी। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज रहा था। हा 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 हा, ये कोई दर्द की चीख नहीं है, ये हमारी जीत की गूंज है। जीत की गूंज रेखा, जीत की गूंज। हा 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 हा। कुछ देर बाद मंजरी की झोपड़ी में से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। देखो देखो, मेरी मंजरी को राजा बेटा हुआ है। दोनों बहुत खुश होते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी दोनों मिलकर उस बच्चे को पालते हैं। समय बीतता जाता है। मंजरी को अब रोहन का गम नहीं सताता था, ना ही उसे फर्क पड़ता था कि गांव वाले उसे बिन ब्याही माँ के नाम से बुलाते हैं। धीरे धीरे उस गांव को मंजरी की वजह से पहचान मिली। जब भी किसी को गांव में आना होता तो लोग कहते, बिन ब्याही माँ वाले गांव में जाना है क्या? मगर उधर रोहन की जिंदगी में कुछ नहीं बदला था। 1 साल बीत गया था। मुझे लगता है कि अब मुझे ही रोहन के लिए कोई लड़की ढूंढनी चाहिए। और रेखा अपनी दोस्त सुमिता को फोन लगाती है। सुमिता सुन,
तेरी बेटी है ना रूपा, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। क्यों ना रूपा और रोहन को साथ कहीं घूमने भेज दे? अरे वाह, क्या विचार है। मुझे भी रोहन बहुत पसंद है। मैं कल ही रूपा को तेरे यहाँ भेज दूंगी। और अगले ही दिन रेखा की दोस्त की लड़की रूपा वहां चली जाती है। रेखा उसे रोहन के पास ले जाती है। रोहन, देख ये रूपा है, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों दोस्ती कर लो। माँ, तुम क्या करना चाह रही हो मुझे सब समझ आ रहा है। चुप कर तू, मैंने कह दिया ना, तुझे मेरी कसम है। जा रूपा के साथ जाकर घूम कर आ। और रेखा रूपा को जबरदस्ती रोहन के साथ ड्राइव पर भेज देती है, पर रोहन चुपचाप गाड़ी चला रहा था। रूपा उससे बात भी कर रही थी, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी रोहन सड़क पर लगा एक बोर्ड पढ़ता है। ये पढ़कर रोहन दूसरा रास्ता ले लेता है और आगे बढ़ता है। तभी उसे अपने ननिहाल वाले गांव का बोर्ड नजर आता है। अरे, ये तो मंजरी का गांव है। किस्मत मुझे 1.5 साल बाद आज फिर यहाँ क्यों लेकर आई है? आखिर क्यों? रोहन फिर रूपा की ओर देखता है। मुझे यहाँ एक बार जाना चाहिए। अच्छा रूपा, ये गांव मेरा ननिहाल है, तुम देखना चाहोगी? क्यों नहीं? रोहन आगे का रास्ता एक आदमी से पूछता है। भैया, ये गांव जाने का नया वाला रास्ता कहाँ से है? कौन सा गांव? वो बिन ब्याही माँ वाला गांव का? वो तो भैया सीधे सीधे चले जाओ। बिन ब्याही माँ मतलब? ये तो गांव जाकर आप खुद ही जान जाएंगे कि आजकल के बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो रूपा को गांव ले जाता है। दोनों गाड़ी पार्क कर घूमना शुरू करते हैं। तभी रोहन को जमीन पर पड़ा गोबर नजर आता है और तुरंत उसे मंजरी और उसकी पहली मुलाकात याद आ जाती है। सब चीज कितनी ताजा लग रही है, सब तुमसे कितनी जुड़ी हुई है ना मंजरी। न जाने मैं तुमसे मिल भी पाऊंगा या नहीं। मंजरी अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी कि तभी अचानक उसके बाल हवा में झोंके से उड़ने लगते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रोहन मेरे आसपास ही है। रोहन रूपा को अपने घर में बैठाकर मंजरी को ढूंढने उसी जगह जाता है, मगर मंजरी तो वहां थी ही नहीं। तभी वो गांव वालों की खुसुर फुसुर सुनता है। अरे वो मंजरी, उसने तो गांव को बदनाम कर दिया था, तो हम सब ने निकाल फेंका उसको यहाँ से। तो अब वो कहाँ है? होगी कहीं हमारे गांव की परंपरा तोड़कर रह रही होगी कहीं चैन से बेशर्म। हमें क्या। रोहन को ये जानकर बहुत बुरा लगा। मंजरी, कहाँ हो तुम? किस हाल में हो? अब देखिए अगले भाग में कि क्या रोहन और मंजरी एक हो पाएंगे या रेखा और उस तांत्रिक के बुरे इरादे उन्हें एक नहीं होने देंगे। जानने के लिए देखते रहिए बिन ब्याही नागिन माँ का अगला भाग ओनली ऑन लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं कहाँ ढूंढूं मंजरी को? वो बेचारी कहाँ गई होगी? मैं भी गुस्से में उसे अकेला छोड़ गया। और अब देखो ये लोग कितनी गंदी बातें कर रहे हैं मेरी मंजरी के लिए। और तभी रोहन को जंगल का रास्ता दिखता है। थोड़ी देर नदी किनारे जाकर बैठ जाता हूँ, वहीं जहाँ मैं और मंजरी गए थे। और रोहन नदी के पास जाकर उदास बैठा होता है। तभी अचानक से उस पर म्याऊ कूद जाती है। अरे, ये तो मंजरी की बिल्ली म्याऊ है। कैसी हो म्याऊ? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो रोहन? अरे, तुम तो बोल भी सकती हो मेरी प्यारी म्याऊ। बस अब मंजरी भी मिल जाती तो। इतने में म्याऊ उछलकर भाग जाती है और मंजरी के पास जाकर उसके कपड़े पकड़कर खींचने लगती है। अरे बदमाश, कहाँ लेकर जा रही है मुझे? रुक जा तो। मुन्ना अकेला है म्याऊ, तू कहाँ लेकर जा रही है? और म्याऊ मंजरी को चीख कर नदी किनारे ले आती है। तू बहुत शैतान हो गई है। तभी रोहन को मंजरी की आवाज सुनाई देती है और वो पलटता है। मंजरी और रोहन एक दूसरे को देखते हैं। म्याऊ, मैं कुछ नहीं देख रही, तुम दोनों मिल लो। मंजरी, रोहन। और दोनों आगे बिना कुछ बोले ही रोते हुए गले लग जाते हैं। रोहन, तुम कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? वो मंजरी मैं डर गया था क्योंकि तुम एक नागिन हो। और रोहन मंजरी को सारी बात बताता है। रोहन, मुझसे एक बार पूछा तो होता। मैं कोई जहरीली नागिन नहीं हूँ जो तुम्हें ही निगल जाती। मगर मंजरी, अगर तुम एक नागिन हो तो गांव में ऐसा जीवन क्यों जी रही थी और मेरे यहाँ काम करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? रोहन,
मैं नागिन जरूर हूँ, मगर मैंने अपनी शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया था। मैं जब नागलोक से पृथ्वी लोक पर आई थी, मैंने तभी निश्चय कर लिया था कि मैं एक आम इंसान वाली जिंदगी जीऊंगी। माँ बाबा के जाने के बाद इस गांव ने ही तो मुझे इतना प्यार दिया है। मंजरी, पर गांव वाले कह रहे थे कि तुम माँ बन गई हो और पता नहीं क्या क्या बोले। मुझे तो समझ नहीं आया, पर मुझे अच्छा लगा कि तुम जीवन में आगे बढ़ गई हो। मंजरी कुछ नहीं बोलती। और रोहन, क्या तुमने शादी कर ली? मंजरी, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता रहा। खैर, अब क्या फायदा, तुम खुश रहो बस। हाँ, मैं खुश हूँ रोहन, हमारे बच्चे के साथ। क्या, हमारा बच्चा? हाँ रोहन, उस रात जब बारिश हो रही थी तो हम दोनों के बीच में जो प्यार हुआ था, उसी की निशानी है ये हमारा बच्चा। तुम्हारे जाने के बाद एक यही तो है जिसके लिए मैं जिंदा हूँ। और मंजरी रोने लगती है। रोहन उसे गले लगा लेता है। मुझे भी मिलना है हमारे बच्चे से। हाँ, वो झोपड़ी में सो रहा है, बहुत शैतान है वो। मंजरी का बच्चा सो रहा होता है कि तभी पीछे से वही दुष्ट तांत्रिक उस बच्चे के पास आ जाता है। बच्चा उसे देखता रहता है। जैसे ही तांत्रिक बच्चे को गोद में उठाता है, बच्चा जोर से रोने लगता है। अरे मुन्ना क्यों रो रहा है, देख कर आती हूँ। और म्याऊ जैसे ही अंदर आ जाती है, देखती है कि तांत्रिक के हाथ में बच्चा होता है। म्याऊ को गुस्सा आता है और वो उछलकर तांत्रिक की आंख पर मारती है, जिससे उसकी आंख से खून बहने लगता है। तांत्रिक भी म्याऊ को मारता है तो म्याऊ को बहुत तेज दर्द होने से वो चिल्लाती है म्याऊ। और तांत्रिक मंजरी का बच्चा लेकर भाग जाता है। मंजरी म्याऊ की आवाज सुनती है। रोहन और मंजरी दोनों जल्दी से दौड़कर अंदर आते हैं और म्याऊ को जमीन पर घायल पड़ा हुआ देखते हैं। म्याऊ, ये सब कैसे हो गया? वो दाढ़ी वाला आदमी मुन्ना को लेकर गया मंजरी, जाओ उसे बचा लो। और मंजरी और रोहन इधर उधर मुन्ना को ढूंढते हैं, मगर वो कहीं नजर नहीं आता। तभी म्याऊ हिम्मत कर उठती है और चारों ओर की जमीन सूंघती है। रोहन, वो बूढ़ा तुम्हारे बच्चे को गांव के अंदर लेकर गया है। और रोहन और मंजरी उसे ढूंढते हुए गांव में पहुंचते हैं। तांत्रिक बच्चे को लेकर रोहन के ही घर गया था। मंजरी और रोहन भी वहां जाते हैं और छिपकर देखते हैं कि तांत्रिक ने मंजरी के बच्चे को जमीन पर रखकर उसकी चारों ओर गोला बना रखा था। और उस गोले के पास काली शॉल वाली औरत खड़ी थी, जिसका मुंह ढका हुआ था और उसके हाथ में एक धार वाली तेज तलवार थी। जो कहानी यहाँ शुरू हुई, आज उसे खत्म भी यही करेंगे। रोहन, ये हमारे बच्चे को मार रहे हैं। रोहन, पर ये रूपा कहाँ चली गई? ये नजर नहीं आ रही है। रूपा को बाद में देखना, पहले हमें अपना बच्चा बचाना है। रोहन। और मंजरी को ये देख बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत एक विशाल नागिन के रूप में आ जाती है, जिसका आधा शरीर इंसान का होता है। रुक जा पापी, तुम दोनों क्या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाओगे? तुम्हारा नाश तो अब मैं करूंगी। तभी तांत्रिक मंत्रों से बच्चे के चारों ओर आग जला देता है। जैसे ही आग जलती है, मंजरी अपने जीभ से फूंक मारकर उसे बुझा देती है। मूर्ख नागिन, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानती है। बेवकूफ तांत्रिक, तू एक नागिन की शक्ति को नहीं जानता है, और ऐसी नागिन जो एक माँ है, उसका बच्चा उठा के लाया है तू। मैं अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और मंजरी गुस्से में पूंछ से तांत्रिक का सारा सामान इधर उधर फेंक देती है और तांत्रिक को पूंछ में पकड़कर ऊपर उठा लेती है और इधर उधर पटकने लगती है। मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं हार मानता हूँ, मुझे छोड़ दो। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? लड़ो इस नागिन से, तुमने मुझसे वादा किया था। वादा? कैसा वादा? रुक तू, अब तेरी ही बारी है चुड़ैल, मेरे बच्चे पे तलवार चलाएगी। तभी वो औरत वहां से भागकर जाने लगती है, मगर जैसे ही वो बाहर निकलती है, रोहन उसे पकड़कर अंदर ले आता है। मंजरी, ये रहा तुम्हारा शिकार। रोहन, तू यहाँ कैसे आया? तुम मुझे कैसे जानती हो पापी औरत? हाँ, इसी ने मुझे ये सब करने को कहा था, इसे मार डालो। कौन है तू, बता। और जैसे ही मंजरी उसके चेहरे से उसका नकाब हटाती तो रोहन और मंजरी के होश उड़ जाते हैं। माँ, आप?
नकाब के पीछे रोहन की माँ रेखा ही होती है जो तांत्रिक के साथ मिली हुई थी। पर माँ जी, आखिर ये सब क्यों? हाँ, मैंने ही ये सब करवाया था इस तांत्रिक से, पर ये सब सिर्फ हमारी भलाई के लिए किया था बेटा। भलाई? इसमें कैसी भलाई? मैं जंगल में इसी तांत्रिक से मिलने जाती थी। बाबा, मुझे आगे चलकर मेरी माँ की तरह बीमार नहीं होना। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा जवान ही रहूं और रोहन के साथ ऐसे ही रहूं। हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें एक बिन ब्याही नागिन माँ के बच्चे की बलि देनी होगी। इससे तुम हमेशा के लिए जवान रहोगी और बदले में मैं नागिन की सभी शक्तियाँ ले लूंगा। मगर बिन ब्याही नागिन का बच्चा मैं कहाँ से लाऊंगी बाबा? चिंता मत करो, वो नागिन तुम्हारे आसपास ही है। और फिर मैं ही थी जो मंजरी को जानबूझकर तुम्हारी जिंदगी में लेकर आई। मैं चाहती थी कि तुम दोनों बहुत करीब आ जाओ। और फिर मैंने उस दिन मंजरी को जंगल में नागिन बनते देखा तो मैं समझ गई कि मंजिल अब दूर नहीं है। और वो सब क्या था जो आपने हमें घर से निकाला था? वो सब एक नाटक था ताकि तुम दोनों साथ वक्त बिताओ और मंजरी के अंदर तुम्हारा बच्चा हो। मैंने ही जानबूझकर रोहन को तुमसे दूर किया था ताकि इस बच्चे की बलि देने में हमें आसानी हो। ये सुन रोहन बहुत गुस्सा होता है। छी माँ, मेरी माँ इतनी गंदी हरकत कर सकती है? मैंने सोचा भी नहीं था। इस मासूम की जान लेने जा रही थी आप। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं ताकत के लालच में अंधी हो गई थी। मगर रोहन नाराज ही रहता है। तभी मंजरी का बेटा उठकर आता है। रोहन, देखो, हमारा बच्चा आज पहली बार चलने लगा है। और मुन्ना आकर रोहन के पांव से लिपट जाता है। बाबा। बच्चे के मुंह से पहले शब्द सुनकर मंजरी और रोहन खुशी से गले लगते हैं और रोहन बच्चे को गोद में उठा लेता है। तभी पीछे से रूपा भी आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ? और आप सब कब आए? रोहन, ये लड़की कौन है? ये मेरी पत्नी है मंजरी, और ये हमारा बच्चा है। पर तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो तुम्ही को ढूंढने चली गई थी। आओ मंजरी, अब घर चलते हैं, अपने घर। माँ जी, चलिए घर चलते हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ। नहीं बेटा, मुझे पश्चाताप करना है। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। अब से मैं यहीं जंगल में रहूंगी। और रोहन और मंजरी म्याऊ और मुन्ने के साथ खुशी खुशी चले जाते हैं। और उस दिन के बाद से उस गांव को फिर से कभी बिन ब्याही माँ का गांव नहीं बुलाया गया। ऐसे ही और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए देखते रहिए लव सिटी। और याद रखें कि जितना प्यार आप हमारे चैनल को देंगे उससे कई गुना ज्यादा जोश से हम आने वाली कहानियां लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।